जनवरी 2026 के तीसरे हफ्ते की कुछ ऐसी खबरें हैं जो पहली नज़र में शायद ही जुड़ी हुई लगें। एक तरफ अमेरिका बर्फीले ग्रीनलैंड को लेकर अपने ही यूरोपीय सहयोगियों को धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ भारत में आदिवासी चिकित्सकों को मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा से जोड़ने की एक अनोखी पहल हो रही है और इन सब के बीच गहरे समुद्र के कानून बदल रहे हैं। आज हम इन अलग अलग दिखने वाली घटनाओं के बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी कहानियां असल में एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। कैसे दुनिया में संसाधन, तकनीक और प्रभाव के लिए एक नई होड़ मची हुई है। तो चलिए इस पहेली को जोड़ना शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड से। तो मामला ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय संघ को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ग्रीनलैंड की संप्रभुता का समर्थन किया तो उन पर भारी टैरिफ लगा दिए जाएंगे। ये तो मतलब दोस्तों के बीच की बात नहीं लगती। ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? क्योंकि ये जमीन के एक टुकड़े से कहीं ज्यादा है। ये भविष्य के संसाधनों की लड़ाई है। ग्रीनलैंड की बर्फ की मोटी चादर के नीचे सोना, निकल, कोबाल्ट तो है ही, लेकिन असली खजाना है रेयर अर्थ मिनरल्स। डिस्प्रोजियम, नियोडिमियम, ये वो चीजें हैं जिनके बिना हमारे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कारें और सेमीकंडक्टर चिप्स बन ही नहीं सकते। अच्छा, तो ये मामला सीधे हमारी जेब में पड़े फोन से जुड़ा है, पर ग्रीनलैंड तो डेनमार्क का हिस्सा है ना? हाँ, राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है, लेकिन उसे अपने घरेलू मामलों में काफी हद तक आजादी है। डेनमार्क उसकी रक्षा और विदेश नीति संभालता है। अमेरिका का दबाव इसी नियंत्रण को लेकर है। वो चाहता है कि इन जरूरी खनिजों तक उसकी पहुंच बनी रहे और कोई दूसरा देश, खासकर चीन, वहां अपनी पकड़ ना बना ले। और ये दिखाता है कि जब रणनीतिक हित दांव पर हो तो पुराने दोस्त भी एक दूसरे पर दबाव बनाने से नहीं हिचकिचाते। बिल्कुल। और ये द्वीपों पर नियंत्रण की इकलौती कहानी नहीं लगती। ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच चागोस द्वीप समूहों को लेकर भी एक समझौता हुआ है, जिसकी भी ट्रंप ने आलोचना की है। क्या ये भी इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? बिल्कुल। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में है, यानी एक और अहम समुद्री रास्ते पर। 1965 में ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस से अलग कर दिया था और सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर अमेरिका को एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा बनाने की इजाजत दे दी थी। अच्छा। सालों के कानूनी लड़ाई के बाद 2025 में ब्रिटेन ने आखिरकार संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर सहमति जताई, लेकिन शर्त यह है कि अमेरिकी सैन्य अड्डा बना रहेगा। तो एक मामला संसाधनों के लिए है और दूसरा सीधे सीधे सैन्य ताकत के लिए। दोनों में कॉमन बात यह है कि छोटे द्वीपों का भविष्य बड़ी ताकतें तय कर रही हैं। सही कहा। ये दोनों मामले दिखाते हैं कि आज की दुनिया में जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कितना कीमती हो सकता है, अगर उसकी लोकेशन सही हो या उसके नीचे सही खनिज दबे हों। तो एक तरफ ये देश इन द्वीपों और खनिजों पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ नए गठबंधन भी बना रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में पैक्स सिलिका नाम का एक शिखर सम्मेलन किया। इसका नाम तो बड़ा दिलचस्प है, सिलिकॉन से शांति। इसका मतलब क्या है? मतलब दिलचस्प है, लेकिन इरादा बहुत साफ है। ये सेमीकंडक्टर और एआई जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हर चीज, खनिज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, चिप डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की एक पहल है। असल में ये एक ऐसा क्लब है जिसका मुख्य उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना है, क्योंकि अभी इन सप्लाई चेन्स पर चीन का दबदबा है। हाँ बिल्कुल। यानी शांति का मतलब है कि हमारे तकनीकी गुट के बीच शांति बनी रहे और सप्लाई चेन बिना किसी रुकावट के चलती रहे। इसमें कौन कौन शामिल है? जापान, दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड्स जैसे टेक्नोलॉजी के महारथी हैं, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे देश हैं जिनके पास जरूरी संसाधन हैं। और देखिए, ये ग्रीनलैंड के मुद्दे से कैसे जुड़ता है। जिन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए ग्रीनलैंड पर खींचतान मची है, उन्हीं की सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए ये गठबंधन बना है। तो एक तरफ ये अमेरिका के नेतृत्व वाला तकनीकी गठबंधन है, दूसरी तरफ ब्रिक्स जैसे समूह भी हैं, यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने दक्षिण अफ्रीका में हुए विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा क्यों नहीं लिया? ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये भारत की विदेश नीति की एक खासियत को दिखाता है, जिसे रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि ये ब्रिक्स प्लस नौसैनिक अभ्यास ब्रिक्स के आधिकारिक ढांचे का हिस्सा नहीं था। इसका नेतृत्व चीन ने किया था और इसमें रूस, ईरान, यूएई और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे।
अच्छा, तो ये ब्रिक्स का इवेंट नहीं था बल्कि चीन का इवेंट था जिसमें कुछ ब्रिक्स सदस्य थे। बिल्कुल। और भारत का इससे दूर रहना एक साफ संकेत है। भारत ये दिखाना चाहता है कि वो किसी एक गुट से बंधा हुआ नहीं है। वो अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड का भी हिस्सा है और चीन रूस के नेतृत्व वाले शंघाई सहयोग संगठन का भी। वो अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले लेता है, न कि किसी गठबंधन के दबाव में। मतलब भारत इन बड़ी शक्तियों की शतरंज की बिसात पर सिर्फ एक मोहरा नहीं बनना चाहता। और इसी स्वतंत्र रास्ते का एक और उदाहरण शायद चाबहार बंदरगाह है ना? अमेरिकी प्रतिबंधों की बातों के बावजूद भारत वहां काम जारी रखे हुए है। चाबहार इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये बंदरगाह ईरान में है और भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। इसके जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़ सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये चीन द्वारा पाकिस्तान में बनाया जा रहा ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। तो ये भारत का एक रणनीतिक जवाब भी है। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत का वहां बने रहना उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतीक है। तो एक तरफ दुनिया में ये बड़ी रणनीतिक खींचतान चल रही है, वहीं भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा अपनी घरेलू ताकत को बढ़ाने पर भी है। स्टार्टअप इंडिया पहल को अब 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों ने क्या बदला है? बहुत कुछ बदल गया है। ये सिर्फ कुछ कंपनियों के खुलने की कहानी नहीं है, ये एक पूरे कल्चर का बदलना है। भारत आज अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे पास 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न है, यानी ऐसी कंपनियां जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन मेरे लिए सबसे दिलचस्प आंकड़ा यह है कि अब लगभग आधे स्टार्टअप बैंगलोर या दिल्ली जैसे बड़े शहरों से नहीं, बल्कि जयपुर, इंदौर और कोची जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब इनोवेशन अब कुछ चुनिंदा जगहों तक सीमित नहीं रहा। और इनोवेशन की बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में डिसोबीडेंट नाम का एक AI आधारित टूल भी चर्चा में है। ये क्या चीज है? ये कमाल की चीज है। हमारे शरीर में प्रोटीन होते हैं जिनका एक तय 3D आकार होता है, जैसे चाबी और ताला। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनका कोई स्थिर आकार नहीं होता। वे लगातार अपना रूप बदलते रहते हैं। इन्हें इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन यानी IDPs कहते हैं। रुकिए एक मिनट, मतलब ऐसे प्रोटीन जिनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। हाँ। तो फिर वो काम कैसे करते हैं? ये तो मेरी समझ से बाहर है। यही तो चुनौती थी, क्योंकि उनका कोई स्थिर आकार नहीं होता। हाँ। इसलिए पारंपरिक तरीकों से ये समझना बहुत मुश्किल था कि वो दूसरे प्रोटीन से कैसे जुड़ते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं कि कौन से जीन चालू होंगे या बंद। कैंसर जैसी कई बीमारियों में भी इनकी भूमिका होती है। अच्छा। डिसोबिन नाम का ये AI टूल इसी पहेली को सुलझाता है। ये भविष्यवाणी करता है कि ये बहरूपिया प्रोटीन कैसे और कहां इंटरैक्ट करेंगे। ये दवा बनाने और बीमारियों को समझने में एक बड़ी छलांग हो सकती है। वाह, एक तरफ AI से प्रोटीन के रहस्य सुलझाए जा रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ भारत अपनी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को भी महत्व दे रहा है। हाँ। आदिवासी चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाँ। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं? और यही भारत की कहानी को दिलचस्प बनाता है। ये और की कहानी है या कि नहीं? एक तरफ अत्याधुनिक AI तो दूसरी तरफ हजारों साल पुराना पारंपरिक ज्ञान। ये कार्यक्रम अपनी तरह का पहला है। इसका मकसद आदिवासी और स्वदेशी चिकित्सकों को भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ना है, खासकर उन दूर दराज के इलाकों में। हाँ, जहां अक्सर यही चिकित्सक समुदाय के लिए स्वास्थ्य का पहला और सबसे भरोसेमंद जरिया होते हैं। तो सरकार उनके ज्ञान को खारिज करने के बजाय उसे सिस्टम का हिस्सा बना रही है। हाँ, उनके ज्ञान का सम्मान करते हुए उन्हें आधुनिक चिकित्सा की कुछ बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे बेहतर सेवा दे सकें। इसके साथ ही भारत ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी यानी BTHO भी बनाई जा रही है, जो आदिवासी स्वास्थ्य पर डेटा इकट्ठा करेगी। ये भविष्य और परंपरा को जोड़ने की एक बेहतरीन कोशिश है। और ऐसा लगता है कि भारत सिर्फ अपनी घरेलू ताकत ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वैश्विक मंच पर चर्चा का एजेंडा भी तय करने की कोशिश कर रहा है। उसने रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स नाम से एक नया सूचकांक पेश किया है। ये एक बहुत साहसिक कदम है। अभी तक देशों को उनकी GDP या सैन्य ताकत से आंका जाता है। यह सूचकांक कहता है कि हमें देशों को 4 पैमानों पर मापना चाहिए: नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और वैश्विक जिम्मेदारी। इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने JNU और IIM मुंबई के साथ मिलकर बनाया है। इस लिस्ट में सिंगापुर टॉप पर है और भारत को 16वां स्थान मिला है।
ये दुनिया को कहने का एक तरीका है कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा और ताकत नहीं है। हमने जमीन पर हो रही खींचतान की बात की, सप्लाई चेन की बात की, लेकिन हमारे पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो किसी देश का नहीं है, खुला समुद्र यानी हाई सीज। वहां क्या हो रहा है? वहाँ एक बहुत ही सकारात्मक और ऐतिहासिक घटना हुई है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन यानी BBNJ संधि लागू हो गई है। ये संधि हाई सीज में जैव विविधता के संरक्षण के लिए पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है। हाई सीज मतलब वो समुद्री इलाके जो किसी भी देश की सीमा से बाहर है? बिल्कुल, ये पृथ्वी की सतह का लगभग आधा और हमारे महासागरों का 2/3 हिस्सा है। सोचिए, इतने बड़े इलाके के लिए आज तक कोई नियम ही नहीं थे। कोई भी वहां जाकर मछली पकड़ सकता था, खनन कर सकता था, बिना किसी जवाबदेही के। यह संधि अब वहां समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने और संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने का एक ढांचा प्रदान करती है। तो ये एक अच्छी खबर है। हाँ, ये एक दुर्लभ मौका है जहां दुनिया प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग के लिए एक साथ आई है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, बस अब इसकी पुष्टि करना बाकी है। सहयोग की ये बात तो अच्छी है, लेकिन जब ऊर्जा की बात आती है तो देश अक्सर मुश्किल और व्यावहारिक फैसले लेते हैं। जापान ने 2011 के फुकुशिमा आपदा के बाद पहली बार दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशिवाज़ाकी कारिवा को फिर से शुरू कर दिया है। ये एक बड़ा यू टर्न है। ये बहुत बड़ा यूटर्न है और ये ऊर्जा सुरक्षा की दुविधा को दिखाता है। जापान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है और अपनी ऊर्जा के लिए पूरी तरह से आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। फुकुशिमा के बाद उन्होंने अपने सारे न्यूक्लियर प्लांट बंद कर दिए थे। हाँ, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि बिना परमाणु ऊर्जा के वे न तो अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं और ना ही अपनी ऊर्जा जरूरतों को। इसलिए कड़े सुरक्षा उपायों के साथ वे परमाणु ऊर्जा की ओर लौट रहे हैं। उनका लक्ष्य 2040 तक अपनी बिजली का लगभग 20% परमाणु ऊर्जा से बनाना है। और भारत में भी ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को लेकर एक दिलचस्प प्रयोग हो रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना शुरू हुई है। हाँ, ये भी भविष्य की एक जरूरत का समाधान है। हमारे तटों के पास मछली पकड़ने का दबाव बहुत बढ़ गया है। ये परियोजना मछली पालन को गहरे समुद्र में ले जा रही है। इसके लिए क्या कहते हैं, स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए बड़े बड़े पिंजरे समुद्र में छोड़े गए हैं। इनमें कोबिया और सीबास जैसी महंगी मछलियों को पाला जा रहा है। ये सिर्फ तटीय इकोसिस्टम पर दबाव कम करेगा, बल्कि स्थानीय मछुआरों के लिए आय का एक नया और टिकाऊ जरिया भी बनाएगा। तो आज के हमारी चर्चा के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? इन सारी खबरों को एक साथ देखने पर क्या तस्वीर उभरती है? सर्व ये है कि दुनिया एक दोराहे पर खड़ी है। एक रास्ता है जीरो सम प्रतिस्पर्धा का, जो हम ग्रीनलैंड के खनिजों, हिंद महासागर के सैन्य अड्डों और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर नियंत्रण की लड़ाई में देख रहे हैं। इस रास्ते पर एक की जीत दूसरे की हार है। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता सहयोग और नई परिभाषाएं गढ़ने का है, जैसा कि BBNJ संधि में दिखता है, जहां पूरी मानवता एक साझा विरासत को बचाने के लिए साथ आ रही है। या जैसा भारत की कोशिशों में झलकता है, चाहे वो स्टार्टअप से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हो, पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करना हो, या फिर शक्ति भी परिभाषा को ही बदलने की कोशिश करना हो। तो ये एक तरह से पुरानी दुनिया की ताकत की राजनीति और एक नई दुनिया की संभावनाओं के बीच की खींचतान है। बिल्कुल, और हर देश, हर गठबंधन अपने अपने तरीके से इस नई हकीकत से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। आज की इस पड़ताल ने कई अदृश्य चीजों को हमारे सामने ला दिया है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे दबे खनिज, हमारे शरीर में लगातार रूप बदलने वाले प्रोटीन और गहरे समुद्र की अनछुई जैव विविधता। इन सब में एक बात समान है, जो कल तक अदृश्य या पहुंच से बाहर था, वो अब मूल्यवान बन गया है और उस पर हक जताया जा रहा है। यहाँ एक विचार करने वाली बात ये है, जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक हमें इन अदृश्य खजानों तक पहुंच दे रहे हैं, हमारा मानवीय स्वभाव हमें किस ओर ले जाएगा? क्या हम इन नई सीमाओं पर भी पुरानी लड़ाइयाँ ही लड़ेंगे, दीवारों और गुटों में बंटकर, या फिर हम ये समझेंगे कि कुछ चीज़ें इतनी बड़ी और कीमती हैं कि उन्हें केवल सहयोग से ही संभाला जा सकता है? भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा।